तो एक और मुश्किल सवाल, आपका फुटबॉल का सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? हमारे पास मेसी, पेले, मैराडोना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिदान जैसे नाम हैं। आपको आज तक का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी कौन लगता है? ये बात सही है कि भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ फुटबॉल अच्छी तरह खेला जाता है और फुटबॉल की हमारे महिलाओं की टीम भी अच्छा काम कर रही है, पुरुषों की टीम भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर पुरानी बातें हम कहें 80s के कालखंड की, तो मैडोना का नाम हमेशा उभर करके आता है। हो सकता है कि उस जनरेशन के लिए वो एक हीरो के रूप में देखे जाते हो, और आज की जनरेशन को पूछोगे तो वो मेसी की बात बताएंगे। लेकिन मुझे एक और इंटरेस्टिंग घटना याद आ रही है, आपने पूछा तो। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। वहाँ शहडोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ सारा ट्राइबल बेल्ट है, काफी लोग ट्राइबल लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ ट्राइबल विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, उनसे बातचीत करने का मुझे एकदम पसंद आता है ऐसे लोगों से बातचीत करना, तो मैं मिलने गया था। लेकिन वहां मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया। तो मैंने कहा, भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा, ये मिनी ब्राजील क्या है भाई तेरा? नहीं, बोले हमारे गांव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। मैंने कहा, कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। और वो कहते हैं कि हमारे गांव का एनुअल मैच जब होता है तो 20-25 हजार दर्शक आसपास के गांव से लोगों से आते हैं। तो भारत में फुटबॉल का जो इन दिनों क्रेज बढ़ रहा है, मैं उसके शुभ संकेत मानता हूं, क्योंकि टीम स्पिरिट भी पैदा करता है। आप और शी जिनपिंग एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। हाल के तनावों को कम करने और चीन के साथ संवाद और सहयोग फिर से शुरू करने में मदद के लिए उस दोस्ती को कैसे फिर से मजबूत किया जा सकता है? देखिए, भारत और चीन का संबंध ये कोई आज का नहीं है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है, और मॉडर्न वर्ल्ड में भी अपनी उनकी भूमिका है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, सदियों तक चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं, और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड्स है कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था, उसका 50% से ज्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का रहा। और मैं मानता हूं कि इतने सशक्त संबंध रहे, इतने गहन सांस्कृतिक संबंध रहे, और पहले की सदियों में कोई हमारे बीच में संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। हमेशा एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को जानने का ही रहा है। और बुद्ध का प्रभाव किसी जमाने में तो चाइना में काफी था, और वो यहीं से ही वो विचार गया था। हम भविष्य में भी इन संबंधों को ऐसे ही मजबूत रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये जहां तक डिफरेंसेस तो होते हैं, दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कोर्ड नहीं, डायलॉग, इसी पर बात करते, बल देते हैं। तभी जाकर के एक स्टेबल
कोऑपरेटिव रिलेशनशिप और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है तो हम तो चाहेंगे कि भारत चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है, स्पर्धा कोई गलत चीज नहीं है, ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। दुनिया एक उभरते हुए वैश्विक युद्ध को लेकर चिंतित है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव, यूक्रेन और रूस में तनाव, यूरोप में तनाव, इजराइल और मध्य पूर्व में तनाव। आप इस बारे में क्या कह सकते हैं कि 21वीं सदी में हम वैश्विक युद्ध को कैसे टाल सकते हैं? ज्यादा संघर्ष और युद्ध की ओर बढ़ने से कैसे बच सकते हैं? फिजिकल लड़ाइयों की तो चर्चा होती है लेकिन हर क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पैदा हुई है करीब करीब इरेलेवेंट हो गए, उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है। यूएन जैसे संस्थाएं अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जो लोग कानून की नियमों की परवाह नहीं करते वो सब कुछ कर रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में बुद्धिमानी यही होगी कि सब लोग संघर्ष का रास्ता छोड़ करके समन्वय के रास्ते पर आगे आए और विकासवाद का रास्ता सही होगा, विस्तारवाद का रास्ता काम नहीं आएगा। और जैसा मैंने पहले ही कहा, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, हर किसी को हर एक की जरूरत है, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है।